तो चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर अदनान, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक पिक किया है मैंने वो है ऑर्थराइटिस। ये एक ऐसी कॉमन समस्या है जो कि आज के समय में घर घर में मिलती है। ऑर्थराइटिस ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा बुजुर्ग हो, वो घर में एजेड पर्सन हो, उन्हीं को हो सकती है, ऐसा नहीं है। ऑर्थराइटिस छोटे बच्चों में भी हो सकती है, मिडिल एज के भी पर्सन में भी हो सकती है, ऑर्थराइटिस किसी भी एज में हो सकती है। तो ऑर्थराइटिस क्या होता है, ऑर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या क्या हैं, ऑर्थराइटिस के कॉजेटिंग फैक्टर क्या क्या हैं और ऑर्थराइटिस का सॉल्यूशन क्या क्या है। तो ऑर्थराइटिस होता कैसे है? ऑर्थराइटिस में जो जॉइंट्स होते हैं उस जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, स्टिफनेस हो जाता है और उसका रेंज ऑफ मोशन बहुत कम हो जाता है कि वो स्टिफनेस फ्रिक्शन की वजह से रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। तो वहाँ पे कहीं भी जॉइंट्स में अगर रेडिश हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है और साथ साथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसके बाद रेंज ऑफ मोशन कम हो रही है, तो ये एक आप बता सकते हैं कि ये एक ऑर्थराइटिस के सिम्टम हैं। तो इससे पता चलेगा कि आप लोगों को कि ऑर्थराइटिस है कि नहीं है। ऑर्थराइटिस कितने टाइप के होते हैं? ऑर्थराइटिस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 ऑर्थराइटिस होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, नंबर 2 ऑर्थराइटिस होता है रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस, नंबर 3 होता है गाउट। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता कैसे है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे पहले जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज एक तरीके से बोन का एक कवच होता है, बोन का एक कवरिंग पार्ट्स होता है जिससे बोन ढकी रहती है और आपस में वो जॉइंट्स टकराने नहीं पाते। अगर यही कार्टिलेज वेयर एंड टियर हो रहा है, यही कार्टिलेज ब्रेक हो रहा है, टूट जाता है, तो वो क्या होता है जिससे हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। जब हड्डियां आपस में टकराती हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है और पेन होने के चलते बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है कि अगर बहुत ज़्यादा दर्द होगा, हड्डी आपस में टकराएंगी तो हड्डियों में डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसी के चलते बॉडी में उस जगह पे, उस पोर्शन पे स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो रेंज ऑफ मोशन क्या होगा, कम हो जाता है, जिसके चलते हड्डियां आपस में नहीं टकराती हैं, तो फ्रिक्शन वहाँ पे कम हो जाता है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबसे कॉमन सिम्टम है कि कार्टिलेज डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादातर कहाँ होता है? हैंड्स के जॉइंट्स में होता है, बैक में होता है, हिप में स्पेशली होता है और स्पाइन में हो सकता है और आपका नी में होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ये सबसे कॉमन ऑर्थराइटिस होता है। 80% ऑर्थराइटिस आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के फॉर्म में मिलेगा। अगला जो ऑर्थराइटिस होता है वो है रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये एक जेनेटिक डिजीज है और जैसे कि फादर को हुआ तो बच्चों में हो सकता है। तो जेनेटिक डिजीज है, इसमें होता क्या है कि इम्यून सिस्टम लो हो जाता है। इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि जॉइंट्स के बीच में फ्लूइड को, साइनोवियल फ्लूइड को कलेक्ट करती है। जब यही मेम्ब्रेन स्वेलिंग हो जाती है, उसमें सूजन हो जाती है, तो धीरे धीरे कार्टिलेज क्या करने लगता है? टूटने लगता है। जब कार्टिलेज टूटने लगता है तो फिर बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट होने लगता है और जब पेन होगा तो वहाँ पे स्वेलिंग होगा और स्वेलिंग होने के साथ साथ रेंज ऑफ मोशन भी बहुत कम हो जाता है। तो ये एक रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस के सिम्टम है। तो रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले इसमें जो टेस्ट होता है वो उसका नाम है RA। अगर RA टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि ये प्लेन ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, ये एक रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस है। और दोनों में डिफरेंस यही है कि वो एक जेनेटिक है, दोनों में पेन होता है, दोनों में कार्टिलेज ब्रेक डाउन होते हैं, लेकिन रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस जो होता है ये ज्यादातर बच्चों में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या मिडिल एज में भी हो सकता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादातर 40+ एज में ही होता है, 50 में, 60, 70 तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। जो 3rd नंबर का ऑर्थराइटिस होता है उसको गाउट बोलते हैं। गाउट एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है और गाउट में क्या होता है कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत एक्सेस अमाउंट में रिलीज होने लगते हैं, क्योंकि ज्यादा नॉन वेज का इंटेक करने से, ज्यादा अल्कोहल का कंज्यूम करने से
यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बनता है, और यूरिक एसिड जब ज्यादा होता है तो वो यूरिन के माध्यम से बहुत ज्यादा निकल नहीं पाता, और वो बॉडी में वापस आ जाता है, और वापस आके एक ऐसे पोजीशन को ढूंढता है जैसे एंकल हो गया आपका, आपका बिग टोज हो गए आपके, तो यहाँ पे जाके स्वेलिंग हो जाता है, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, और वहां पे स्वेलिंग होने लगता है, और सूजन के साथ साथ स्वेलिंग के साथ साथ वहां पे पेन भी बहुत होने लगता है। तो अकॉर्डिंग टू एलोपैथ ये है कि कार्टिलेज इसमें डायरेक्ट ब्रेक डाउन हो गया, कार्टिलेज ब्रेक डाउन होने की वजह से ही ये आर्थराइटिस होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू होम्योपैथ ये बात होती है कि कार्टिलेज जो ब्रेक डाउन हो रहा है, कार्टिलेज जो टूट रहा है, वो क्यों टूट रहा है? तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ ना कुछ एक ऐसा टेंशन है, कुछ ना कुछ विवाद है जिसके चलते ये कार्टिलेज ब्रेक हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है आर्थराइटिस के केस में, वो है आपका सेल्फ डिवैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जिसमें ये फील होता है कि हमारी खुद की कोई वैल्यू नहीं, इंसान खुद को अपनी ये समझता है कि कहीं भी कि मेरी जो इंपॉर्टेंस पहले थी अब वो इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल जाता है, स्कूल में उसके मार्क्स कम आते हैं और स्कूल में उसकी पोजीशन डाउन हो जाती है, तो वो अपने दोस्तों के बीच में जाना ज्यादा नहीं पसंद करता। इसीलिए जाना ज्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि वो बात अब मेरे में नहीं रही है, कि वो इंपॉर्टेंस मेरी वो इंपॉर्टेंस अब नहीं रही है जो कि पहले थी। तो ये एक सेल्फ डिवैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट है। जैसे कि एक फैमिली में 4 से 5 मेंबर रह रहे हैं, तो एक मेंबर को कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगा कि जो मुझे पहले इतना पूछा जाता था, मेरी बात पहले इतनी मानी जाती थी घर में, अब मुझे कोई नहीं पूछता, मेरे घर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, वही सेल्फ डिवैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते, उसी टेंशन के चलते सीधे ही अटैक करेगा कार्टिलेजेस पे, और कार्टिलेजेस एक ऐसे प्रोसेस के चलते कार्टिलेजेस पे अटैक करेगा, और कार्टिलेजेस ब्रेक डाउन होगा, तो जाके ये आर्थराइटिस बनाता है। ऐसे तो आर्थराइटिस के लिए पूरा डिटेल लिया जाता है, पूरा अगर वो क्रॉनिक फॉर्म में आर्थराइटिस है तो पूरा डिटेल लिया जाता है, लेकिन एक्यूट केसेस में टॉप लेवल की होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों को अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ थोड़े से व्यूज ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन जो सब्सक्राइब के नंबर हैं वो थोड़े से और बढ़ जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आप लोगों को नया नया कंटेंट मिलता रहेगा, नए नए टॉपिक मिलते रहेंगे, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा सुविधाएं होंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आप लोग लाइक करना ना भूलिए और दूसरों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।